15 अगस्त 1947 तारीख जब भारत को आज़ादी मिली। लेकिन ये एक ऐसे देश की कहानी है जो जन्म लेते ही टूटने की कगार पर खड़ा था। और ये कहानी है उस एक इंसान की जिसने इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाया। जरा सोचिए, क्या होता अगर दिल्ली से मुंबई जाने के लिए वीजा लगता, अगर हर राज्य की अपनी अलग करेंसी होती, अपनी अलग फौज होती। ये तो पूरी तरह से एक अराजकता वाली स्थिति होती है ना। और यही वो भयानक हकीकत थी जिसका सामना नए नए आज़ाद हुए भारत को करना था। ये जो नंबर है स्क्रीन पर, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये थीं 562 रियासतें, हर रियासत का अपना राजा, अपने कानून और सबसे बड़ी बात, आज़ाद रहने का विकल्प। तो भारत के सामने चुनौती थी इन 562 टुकड़ों को एक धागे में पिरोने की। तो सवाल बहुत सीधा और गंभीर था। क्या भारत इतिहास में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर जाना जाएगा, या फिर छोटे छोटे, कमजोर और आपस में लड़ते हुए देशों के एक समूह के रूप में बिखर जाएगा? देखिए, अंग्रेज भारत छोड़कर तो चले गए, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिक टाइम बॉम्ब छोड़ गए। उन्होंने हर रियासत को ये हक दे दिया कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या फिर एक आज़ाद मुल्क बन जाएं। मतलब एक ऐसी चिंगारी जो पूरे देश को जला सकती थी। इस मुश्किल घड़ी में, इस अंधेरे में, एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे उस समय के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक ऐसा इंसान जिनकी इच्छा शक्ति लोहे की तरह मजबूत थी और जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक अखंड भारत का निर्माण। तो सवाल यह है कि सरदार पटेल ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को आखिर किया कैसे? चलिए, उनकी उस शानदार और रणनीतिक योजना को समझते हैं जिसने आज के भारत की नींव रखी। इस बहुत बड़े मिशन में पटेल अकेले नहीं थे। उनके सबसे भरोसेमंद साथी थे वीपी मेनन, एक बहुत ही काबिल सिविल सर्वेंट, जिन्होंने पटेल के विजन को जमीनी हकीकत में बदलने का पूरा खाका तैयार किया। इन दोनों की रणनीति का जो सबसे बड़ा हथियार था, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र। ये कोई साधारण समझौता नहीं था, ये एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। राजाओं को अपनी गद्दी या अंदरूनी ताकत छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, बस कुछ जरूरी विषय केंद्र को देने थे। और ये थे वो 3 विषय: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। मतलब रियासतों की सुरक्षा, बाहरी दुनिया से उनके रिश्ते और देश भर में आवाजाही, ये सब भारत सरकार देखेगी। बाकी सब कुछ पहले की तरह ही चलेगा। अब ये प्रस्ताव इतना अच्छा था कि ज्यादातर राजा इसके लिए मना ही नहीं कर पाए। तो पटेल और मेनन ने राजाओं से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने राष्ट्रवाद की अपील की, भविष्य के फायदे गिनाए, और उनकी कूटनीति का ऐसा असर हुआ कि कुछ ही हफ्तों में एक के बाद एक रियासतें भारत में शामिल होने लगीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि पटेल सिर्फ मीठी बातें कर रहे थे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि जो सहयोग नहीं करेंगे उन्हें अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन कहानी का असली रोमांच तो अब शुरू होना था, क्योंकि 3 बड़ी रियासतें ऐसी थीं जो भारत के नक्शे पर एक नासूर बन सकती थी। ये थीं जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ की कहानी बड़ी अजीब थी। वहां की ज्यादातर आबादी हिंदू थी और वो भारत के साथ रहना चाहती थी। लेकिन वहां के नवाब ने ऐलान कर दिया कि जूनागढ़ तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मजे की बात यह थी कि जूनागढ़ की कोई भी सीमा पाकिस्तान से लगती ही नहीं थी। यहां पटेल ने कड़ा रुख अपनाया। भारत ने जूनागढ़ की आर्थिक नाकेबंदी कर दी और जनता ने भी नवाब के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। हालात ऐसे बिगड़े कि नवाब को भागकर पाकिस्तान में शरण लेनी पड़ी। बाद में वहां एक जनमत संग्रह हुआ और जानते हैं क्या हुआ? 99% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। ये लोकतंत्र की जीत थी, जहां लोगों की आवाज ने एक शासक के स्वार्थी फैसले को पलट दिया। लेकिन जो असली सिरदर्द था, वो था हैदराबाद, भारत की सबसे अमीर और सबसे ताकतवर रियासत, जो ठीक भारत के दिल में बसी थी। वहां का निजाम ना तो भारत में शामिल होना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में। वो तो एक आज़ाद देश का सपना देख रहा था, एक ऐसा देश जो भारत के पेट में खंजर की तरह होता। जब महीनों की बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो गई, तो पटेल ने एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो भारत की अखंडता के लिए बहुत जरूरी था। ऑपरेशन पोलो के नाम से भारतीय सेना ने कार्रवाई की और सिर्फ 5 दिन, जी हां, सिर्फ 5 दिन में निजाम की सेना ने हथियार डाल दिए और हैदराबाद भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। और आखिर में सबसे पेचीदा मामला, कश्मीर। यहां के महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन आबादी मुस्लिम बहुल थी। महाराजा की ख्वाहिश थी एक स्वतंत्र कश्मीर की,
जो भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग हो। लेकिन अक्टूबर 1947 में हालात पूरी तरह से बदल गए। पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया। जब लगा कि सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से फौरन फौजी मदद की गुहार लगाई। भारत मदद के लिए तैयार था, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। वो शर्त थी कि कश्मीर भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत करे। महाराजा मान गए और भारतीय सेना कश्मीर की रक्षा के लिए पहुंच गई। तो इस तरह कूटनीति, दूरदर्शिता और जरूरत पड़ने पर सख्त फैसले लेने की क्षमता के दम पर सरदार पटेल ने उस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया, जिसे पूरी दुनिया हैरत से देख रही थी। जो सफर 562 टुकड़ों से शुरू हुआ था, वो आखिरकार एक मजबूत और अखंड राष्ट्र के रूप में पूरा हुआ। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये शांतिपूर्वक किया गया दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक एकीकरण था। इसी असाधारण काम के लिए इतिहास सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानता है। उनकी लौह इच्छा शक्ति ने एक बिखरते हुए राष्ट्र को एक साथ गढ़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये करिश्मा उन्होंने लगभग बिना किसी खून खराबे के कर दिखाया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जहां इतनी सारी अलग अलग रियासतों को मिलाकर इतने शांतिपूर्ण तरीके से एक देश बनाया गया हो। आज गुजरात में जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो उन्हीं को समर्पित है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि एक मजबूत इरादों वाला इंसान कैसे पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। तो अगली बार जब कोई भारत का नक्शा देखे तो ये जरूर याद करे कि यह हमें विरासत में नहीं मिला था, इसे बड़े जतन से गढ़ा गया है, जोड़ा गया है। और यह सवाल जरूर सोचने वाला है कि अगर वो एक शख्स सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो आज ये नक्शा कैसा दिखाई देता।